रंध्रावकाश में हमने ये पढ़ा था, रंध्र दो प्रकार के होते हैं, नहीं पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा है ना? ओके, तो रंध्रावकाश क्या होते हैं? रंध्रावकाश देखो, ये अलग बात है, रंध्रावकाश अलग बात है। किसी मर्दा के कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को रंध्र कहते हैं, और किसी मर्दा में उपस्थित कुल रंध्रों का आयतन रंध्रावकाश कहलाता है। आप जो है, आप अकेले स्टूडेंट है और पूरे स्टूडेंट मिलकर क्लास बनाते हैं, तो एक रंध्र सब रंध्र अवकाश। तो याद रखना, दो मर्दा या मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान रंध्र कहलाते हैं, और किसी मर्दा में उपस्थित कुल रंध्रों का आयतन रंध्र अवकाश कहलाता है। तो किसी मर्दा में उपस्थित कुल रंध्रों का आयतन क्या कहलाता है? रंध्र अवकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? रंध्र अवकाश। और ये जो रंध्र अवकाश होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े बहुत हम रंध्र के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? रंध्र के बारे में। रंध्र क्या होते हैं? तो रंध्र क्या होते हैं? मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान। तो रंध्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोर्स, ये होते हैं मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान। मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान। रिक्त माने खाली, जो स्थान मर्दा कणों ने नहीं भरा है, खाली रह गया है, वो स्थान क्या कहलाता है? रंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? रंध्र। सो द पोर क्या है? पोर रिक्त स्थान है, वो खाली स्थान है, वो खाली जगह है, वो वॉइड है, वो रिमेनिंग स्पेस है जहां पे सोइल के पार्टिकल्स नहीं है, मिट्टी के कण नहीं है, जो खाली रह गया उसको बोलते हैं रंध्र। रंध्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रंध्र? कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से पता है किसी को? बड़े रंध्र, छोटे रंध्र। बड़े रंध्र और छोटे। बड़े रंध्र को बोलते हैं वृद्ध रंध्र। कौन से रंध्र? वृद्ध माने बड़े। और सेकंड नंबर पे है सूक्ष्म रंध्र। सूक्ष्म माने छोटे रंध्र। तो कितने प्रकार के रंध्र हो गए? सूक्ष्म और वृद्ध। वृद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बड़े को बोलते हैं, रंध्र दो बार हो गए, मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। और छोटों को बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं भैया? माइक्रो। तो बड़ों को तो बोलते हैं मैक्रो और छोटे को बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो। जो मैक्रो होते हैं उनको अकेशिकीय, कौन से रंध्र बोलते हैं? अकेशिकीय रंध्र भी किसको बोलते हैं? याद रखना, अकेशिकीय रंध्र कहलाते हैं जो बड़े, जो बिना केशिकाओं के, केशिका बोलते हैं नलियों के, जो बिना नलियों के रंध्र है, बड़े बड़े रंध्र जिसकी नलियां नहीं बनती, उसको अकेशिकीय रंध्र बोलते हैं। और जो केशिकीय रंध्र है, जिसमें छोटी छोटी नलियां बन जाती है रंध्रों की वजह से, इनको बोलते हैं केशिकीय रंध्र। केशिकीय रंध्र किसको बोलते हैं? छोटे रंध्र को। ये नहीं लिख रखा है? हाँ, लिख लीजिए। केशिकीय रंध्र किसको बोलते हैं? सूक्ष्म रंध्र को। और वृद्ध रंध्र को क्या बोलते हैं? अकेशिकीय रंध्र। बड़े जो रंध्र होते हैं वो पानी रोक नहीं पाते। बड़े जो रंध्र है वो पानी रोकेगा नहीं, कहां चला जाएगा? नीचे। तो ये क्या कार्य करते हैं? याद रखना, वायु संचरण का कार्य करते हैं। किसका काम करता है? वायु संचरण का काम। तो वायु संचरण किसमें होता है? और जल धारण का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म रंध्र करते हैं। तो मिट्टी में पानी रोकने का काम तो कौन करते हैं? और वायु को आदान प्रदान देने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म रंध्र जो होते हैं उनकी साइज होती है 0.06 mm से कम, और वृद्ध रंध्रों की होती है 0.06 mm से ज्यादा। ये भी बात याद रखना। बस ये तीन बातें लिख लो, लिख रखिए। समझ में भी आई? बड़े रंध्र कौन से? मैं बोलूं वृद्ध रंध्र कौन सी मर्दाओं में पाए जाते हैं? तो वेरी गुड, रेतीली या बलुई मर्दाओं में। तो बलुई और रेतीली मर्दाओं में कौन से रंध्र? वृद्ध रंध्र। और मैं यदि बोलूं सूक्ष्म रंध्र कौन सी मर्दाओं में पाए जाते हैं? मत्तिका या काली मर्दा में। क्या बात है, लिखा हुआ ये भी? तो जो नहीं लिखा हुआ वो लिख लो, जिसने नहीं लिखा उसको लिख लो, जिसने लिख रखा है उसको लिखे रहने दो। एक सूत्र याद रखना है, रख लोगे? पक्का रख लोगे? तो ये है फॉर्मूला रंध्र अवकाश प्रतिशत ज्ञात करने का। किसका है? रंध्र अवकाश प्रतिशत ज्ञात करने का। और सूत्र क्या है? देखो, पहला सूत्र तो है 100 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100, बिना कोई ब्रैकेट के। 100 में से बीडी पीडी को घटाना है, गुणा कर लेना 100 से। पहला तो ये। इसमें यदि हम 100 को कॉमन ले ले बाहर, 100 को कॉमन ले ले और पीछे ब्रैकेट में रखा रहता है, तो 100 बाहर ले लिया तो पीछे क्या रह गया? 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। क्यों? 100 बाहर ले लिया तो यहां कितना रह गया? 1। 1 से कोई गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भली ये वाला याद करो, भली ये वाला याद करो, लेकिन आपको याद कौन सा करना है? दोनों करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लिया क्वेश्चन आ गया फॉर्मूला कौन सा है, तो दोनों पता होने चाहिए। दोनों लिख रखे हैं क्या? लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए यदि कोई क्वेश्चन आ जाए आपका गणित का और वो करना है, तो इसमें से कोई सा भी याद कर लो। नीचे वाला थोड़ा सा सरल है, ये याद रखना, 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। अभी क्वेश्चन करके देखें इसका। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके, रफ कॉपी निकाल दो सब। रफ कॉपी निकाल दो, निकाल दी? अब देखो, इसमें बीडी और पीडी अपने को दे रखी है। बीडी दे रखी है, याद रखना, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पीडी दे रखी है 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे बोल दिया कि क्या ज्ञात करो? रंध्र अवकाश ज्ञात करो। कैसे करोगे भाई? कितना आना चाहिए आंसर? क्या हुआ शकुंतला देवी? जानते हो शकुंतला देवी को? ह्यूमन कैलकुलेटर कहते हैं उनको। ह्यूमन कैलकुलेटर, जो अपन कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाते ना, वो बैठे बैठे कर लेती है, बिना किसी कैलकुलेटर कॉपी पेन के यूज किए। और अपन देखो इतना ज्ञान लगा रहे हैं।
को रखे, बीडी मतलब बल्क डेंसिटी मतलब स्थूल घनत्व, पीडी माने पार्टिकल डेंसिटी कण घनत्व है। अब देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। रंध्र अवकाश का क्या फॉर्मूला होता है? रंध्र अवकाश प्रतिशत बराबर क्या होता है? 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। बीडी दे रखा है कितना है 1 पॉइंट, पीडी कितना है 2.4 इंटू 100। अब 100 बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो, पहले ब्रैकेट को, बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम नहीं पता, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आपके बाद में डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, उससे पहले एडिशन करते हैं। तो अब आप सबको पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट में जो कुछ कट रहा है वो काट दो। दशमलव के बाद यदि संख्या का नंबर बराबर है तो दशमलव हट जाते हैं, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो अब क्या हो गया देखो, 1/12/24 इंटू 100। आप सभी को पता है 12 का पहाड़ा एक बार बोलो तो 12 आता है, दो बार बोलो तो 24 आता है। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 100। अब 1 में से 1/2 गया तो आधा बचेगा, आधा इंटू 100, 100 एकम 100 भाग 2, 50%। आप नोट्स कहां से बनाए? कहीं से नहीं बनाने, आपको नोट्स मिले हैं। आप यदि कल की क्लास देखी होती तो आपको बताया मैंने कहां नोट्स मिलेंगे। कहां मिलेंगे? नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट के अंदर आपके नोट्स अपलोड किए हुए हैं, तो नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना है और वहां से नोट्स डाउनलोड करने। लिख लिया सबने? फिर एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करवाया जाएगा। दे रखी है पीडी, दे रखी बीडी, दे रखी 1.1, पीडी दे रखी 3.3। अरे बीडी मीन बल्क डेंसिटी रे, स्थूल घनत्व। बीडी तो ऐसे पूछ रहे पीडी का अच्छा पता ही है। $66.6 आंसर आएगा। देखो वापस देखो, 1 माइनस बीडी कितनी है 1.1, पीडी कितना है 3.3 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कट का, 1 माइनस 11/33 इंटू 100, एक बार 3 बार, ओके। 1 माइनस 1/3 इंटू 100, एक में से 1/3 जाता है ना, तो आपको याद रखना है कि पहले ऐसा नहीं हो तो पहले भाग। आपको क्या लगा कि एक में से 1/3 जाता है तो 1/3 रहता है? नहीं, आपको एक में से 1/3, अब आप कुछ भी नहीं हो ना, कुछ भी नहीं करना अभी, इसको दोनों से गुणा कर लीजिए। तो आपको क्या करना है 100 माइनस 100/3 करना है भैया, ये कॉमन है ना, तो पहले इससे गुणा होगा 100 एकम, फिर 100 1/3 से गुणा होगा 100 एकम 100/3, तो 100 माइनस 100/3। अब 3 का पहाड़ा 10 में कितनी बार गया? 3 बार, पीछे 1 रह गया, फिर कितनी बार गया? 3 बार, पीछे 1 रह गया, फिर कितनी बार गया? 3 बार। 100 माइनस 33.3 भैया, नॉट 33.3 आंसर है। 100 में से 33.3 घटाओगे तो आंसर आएगा 66.6%। समझ रहे? और दूं क्वेश्चन, आप क्या यही रुक गए? 100 में एक में से माइनस करना भूल गए और फिर इसी को गुणा कर लिया 100 से। भैया जो आया ना आंसर उसको एक में से माइनस करो, जो आपका आंसर आया ना उसको एक में से माइनस करो, तब आपका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत बढ़िया अमित, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बीडी पीडी, अब देखो बीडी कितना है, बीडी है 1.25 ग्राम और पीडी है 2.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। लिख लिए सबने? चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मृदा वायु। क्या है? मृदा वायु। मृदा वायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोइल एयर। क्या बोलते हैं? सोइल एयर। मृदा वायु आई कहां से, कोई बता सकता है? मिट्टी में वायु कहां से आई होगी? वायुमंडल से। वायुमंडल की जो वायु होती है ना वही मृदा की, तो वायुमंडल की वायु किससे मिलकर बनी हुई है? गैस से। कौन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी और गैसेज है। तो अब ये जो वायुमंडल से ही मिट्टी में गई तो मिट्टी में भी कौन सी होगी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि लगभग वायुमंडलीय गैस और मृदा की गैस का संगठन कैसा होता है? बराबर होता है, समान होता है, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन वायुमंडलीय गैस में कार्बन डाइऑक्साइड कम और आपकी सोइल की गैस में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। मिट्टी और वायुमंडल के बीच में गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? वायु संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिट्टी से गैस का बाहर आना वायुमंडल में और वायुमंडल से मिट्टी में जाना, ये जो प्रक्रिया ना एक्सचेंज की, इसको बोलते हैं वायु संचरण, सोइल एरिएशन। क्या बोलते हैं? वायु संचरण बोलते हैं। अब एक बात आप समझो कि मैं बोलूं वायुमंडल की मृदा के अंदर या वायुमंडल की वायु के अंदर, और मैं बोलूं मृदा की वायु के अंदर, जो आपका नाइट्रोजन है वो इस दोनों के अंदर 78% है। कितना है? लेकिन ऑक्सीजन जो है वो मृदा की वायु में तो है 20.6%, जबकि वायुमंडल में 20.9%।
तो आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा, और आपके मिट्टी में ऑक्सीजन क्या होता है? कम। CO2 की बात करूं मैं, CO2 की बात करूं तो मृदा वायु में होता है 0.3% या फिर 0.25%, लेकिन वायुमंडल में होता है 0.03, 10 गुना कम होता है। कितना गुना कम होता है? कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वायुमंडल की तुलना में मृदा में 10 गुना अधिक CO2 होता है। कितना गुना अधिक? 10 टाइम ज्यादा होता है। क्यों होता है, कोई बता सकता है? भाई मिट्टी में जीव श्वसन करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें CO2 छोड़ती है, लेकिन CO2 तो हम भी छोड़ते हैं, लेकिन हम छोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पे पौधे क्या छोड़ते हैं? O2। लेकिन पौधे की जड़ें O2 नहीं छोड़ती, सिर्फ क्या छोड़ती है? CO2। और जड़ें किसमें है? मिट्टी में। और मिट्टी में CO2 का लेवल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा। फिर कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं तो क्या निकालते हैं? CO2। किसमें बढ़ेगी? मृदा में। तो कार्बनिक पदार्थ सड़ने से भी CO2 का लेवल बढ़ जाता है। ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना, मिट्टी की वायु में कितना? 0.3। वायुमंडल की वायु में कितना? यहां तो कितना है? CO2 0 पॉइंट, मिट्टी के अंदर कितना है? 0.3%। अगली बात समझ में? अब यदि मिट्टी के अंदर वायु कम हो जाएगी, 20% से यदि ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर सकते। कितना परसेंट होना चाहिए? 20%। और 10% से कम हो जाए CO2, तो पौधे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पौधे क्या हो जाएंगे? खत्म। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? मृदा ताप, सोइल टेम्परेचर। ये कोई वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मैंने ऐसे पढ़ा रखा है, आपकी है भी नहीं। मृदा ताप क्या होता है? आप सभी को पता है, मिट्टी का एक टेम्परेचर होता है, मिट्टी का एक तापमान होता है। उस तापमान से, अच्छा बहुत बार आप देखते हैं कि किसी किसी सोइल के अंदर आप गर्मी में यदि आप गेहूं के सीड डालोगे मिट्टी में, तो बहुत बार जर्मिनेट ही नहीं हो पाते, अंकुरित नहीं हो पाते। आप बहुत कड़कड़ाती ठंड के अंदर आप बाजरा की सोइंग कर दोगे या जवार की सोइंग कर दोगे, तो बाजरा जवार जर्मिनेट ही नहीं, क्योंकि पौधे के बीज के जर्मिनेशन, अंकुरण के लिए तापमान चाहिए। वो तापमान मृदा प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है? तो मृदा का एक तापमान होता है। हम मृदा के तापमान को मृदा ताप मापी से मापते हैं। किसे मापते हैं? मृदा ताप मापी। और मृदा का तापमान 0 से लगाकर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, लेकिन याद रखना, 0 से लगाकर 50 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है, उसमें 25 से लगाकर 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये बेस्ट है, 25 से लगाकर 35 तक। एक होता है विशिष्ट उष्मा। क्या होती है? क्या होती है विशिष्ट उष्मा? क्या होती है, कोई बता सकता है क्या? मुझे कैसे पता चलेगा? क्या है बच्चा यार, ये कंटेंट में से नहीं है बेटा। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएगा तो अनाउंसमेंट में या बैच वाले सेक्शन में जहां अनाउंसमेंट आता है, वहां पे नोट्स मिलेंगे। और नोट्स के लिए क्लास में कमेंट नहीं करना होता है। आपको नोट्स नहीं भी मिल रहे हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वहां पे कॉल करना होता है हेल्पलाइन नंबर वालों को, क्योंकि हमने नहीं किया अपलोड। अपलोड करने वाले मैनेजमेंट। भाई मैं कैसे पता लगाऊं कि, अच्छा आपको क्या लगता है कि किसी मिट्टी को गर्म करने में, और किसी पादप के पत्तियों को गर्म करने में, और किसी पानी के बोतल में पानी रखा हुआ उसको गर्म करने में, और हलवे को गर्म करने में, क्या सब में एक प्रकार की उष्मा चाहिए? सब एक ही प्रकार से गर्म होंगे? देखो, जैसे कि लोहा होता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन इसी की जगह आप ऐसा कोई दूसरा पदार्थ लोगे, वो गर्म होने में समय लेगा। समझ रहे? पानी बहुत जल्दी आपके गर्म हो जाता है। आपने बहुत बार देखा, घी गर्म होने में समय लेता है। तो ये दोनों ही जब तरल है तो इसका इतना समय क्यों ले रहे हैं? तो याद रखना, सबकी विशिष्ट उष्मा अलग अलग होती है। विशिष्ट उष्मा क्या होती है? तो याद रखना, किसी भी पदार्थ की, समझना, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम भार को, कितने ग्राम भार को? 1 ग्राम भार को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए, समझना, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम भार को, जैसे पानी का 1 ग्राम लिया, उसको कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे पानी अपने लिया था वो 0 डिग्री सेल्सियस का था, बर्फ था, क्या था? बर्फ। अब अपने उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। कितना पानी लिया अपने? 1 ग्राम। तो अब इसको बढ़ाएंगे हम 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको कुछ तापमान चाहिए ना, कुछ उष्मा चाहिए ना। उस उष्मा को बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। उष्मा की वह मात्रा जो किसी 1 ग्राम पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए होती है, उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट उष्मा। क्या बोलते हैं? और पानी को गर्म करने के लिए विशिष्ट उष्मा चाहिए 1 कैलोरी। कितनी चाहिए? पानी को यदि 1 कैलोरी उष्मा देंगे तो पानी कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा? कितना ग्राम पानी? 1 ग्राम। तो 100 ग्राम पानी को कितना चाहिए? 100 कैलोरी। 100 ग्राम पानी को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितनी कैलोरी चाहिए? 200। 1 ग्राम पानी को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितना चाहिए? 2 कैलोरी। 1 ग्राम पानी को आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितनी कैलोरी चाहिए? आधी कैलोरी। तो ये होती है विशिष्ट उष्मा, जो कि मृदा की होती है 0.2। कितनी होती है? और जल की कितनी होती है? मतलब यदि दोनों में समान तापमान दे, समान उष्मा दे, तो पानी आपका लेट गर्म होगा, मिट्टी आपकी जल्दी गर्म होगी। इसीलिए गर्मियों में मिट्टी पर नंगे पांव चलेंगे तो जल जाएंगे, और वही रखे हुए पानी से नहाएंगे तो ठंडा फील करेंगे। गर्मियों में एक बाल्टी भर के आप रख दो पानी गर्म धूप में, और वहां मिट्टी पड़ी है, फिर उसको लेने नंगे पैर जाओ, तो आपको पता लगेगा नंगे पैर जाओगे तो पैर तो जलेंगे, लेकिन उसी में रखे हुए पानी से जब नहाओगे तो ठंडा लगेगा, क्योंकि पानी इतना जल्दी गर्म नहीं। जो इतना जल्दी गर्म नहीं होता उतना जल्दी ठंडा भी। मिट्टी जल्दी ठंडी होती है, पानी जल्दी ठंडा। तो इसलिए बहुत बार आप देखिए, रात की 9 बजे गर्मियों में नहा रहे हो तो छत की टंकी से पानी गर्म आ रहा है, लेकिन बाहर की धूल क्या हो गई है? ठंडी हो गई है। तो पानी जल्दी ही लेट गर्म होता है, देरी से गर्म होता है, और देरी से ही। और मृदा जो होती है वो जल्दी ही गर्म होती है, और जल्दी ही, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा क्या होती है मृदा की? कम। तो यार लिखा हुआ होगा, देख लो, नहीं लिखा हो तो मैं लिखवाता हूँ। लिखा हुआ है मृदा का कितना लिखा हुआ है, और जल का, और क्या लाइन लिखी हुई है? क्या? 0 डिग्री, डिग्री वो। अरे वो क्या लिखा, मैं देख लेता हूँ। हाँ। अरे नहीं, वो अब लिखे, सही बोल रहे हैं, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। दे
इतना सही बंदा है यार तुम। हाँ, ये दोनों ही जो है ना वो ऑब्लिक है दोनों ही। 0.2 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति ग्राम। नेक्स्ट है मृदा रंध्र, सॉरी मृदा रंग। क्या है? मृदा रंग। रंग रंग तो आपने देखा होगा मिट्टी का। रंग तो कैसा कैसा रंग देख रखा है अभी तक मिट्टी का? भूरा देख रखा है, काला, लाल, पीला। है पीला किसने देख रखा बताओ? कहां देखा? गांव तुम कहां से है? दोबारा पीला कहां देख लिया तूने? कहां देखा? भूरा के घर पे हल्दी देखी होगी, हल्दी मिट्टी। अच्छा मिट्टी पीली में कितनी एकदम पीली थी एकदम। हाँ गेहूं वर्णी होगी है, गेहूं जैसे कलर की, गेहूं जैसा पीला होता है ना वैसे पीली होगी ना, एकदम पीली मिट्टी नहीं होती। और हमारे वहां पे जो चिकनी मिट्टी है उसको पीली बोलते हैं, वो गोबर में मिला के नीपने के काम आती है। तो चिकनी मिट्टी होती है, क्यों करते हैं ऐसा पता है? क्योंकि मिट्टी की बाइंडेशन पावर अच्छी होती है। गोबर जो होता है वो बांध के रखता है, ठंडा रखता है आंगन को, मिट्टी बांध के रखती है ताकि बहुत दिनों तक नया लगे घर और अच्छा लगे। आपने देखा कभी मिट्टी के घर देखे आपने? मिट्टी के फर्श देखा मिट्टी का? आप देखो एक फर्श बना रखा आपने पत्थर का, एक मिट्टी का फर्श दिन के 2 बजे गर्मी में भी गर्म नहीं होगा, नंगे पांव चलेंगे। आजकल जो फर्श बनाते हैं वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं, बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। आप सर्दियों में नंगे पांव घर में, आज तक सब घरों में चप्पल पहनते हैं। अपने दादी और को अच्छा नहीं लगता, दादी जी बोलते हैं घर में चप्पल मत पहनो भाई बेटा, है रसोई में तक चप्पल पहन के चले जाते हैं। आजकल ऐसे चल रहा है, नहीं जाते? हाँ अभी आजकल बहुत घरों में चल रहा है। तुम तो गांव के होंगे, शहरों में आप देखोगे यहाँ पे हर जगह चप्पल है। मैस में आप चप्पल पहन के जा रहे हो, तुम घर में ऐसे खाना खाने चप्पल पहन के जा सकते हो क्या? हाँ, पापा के पैर में जूता 10 नंबर का है, पड़ेगा तो नहीं। लेकिन ये क्या हुआ, समय के साथ परिवर्तन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? पहले घर कच्चे हुए करते थे तो वहां गोबर के होंगे या मिट्टी के घर होंगे, घास फूस के घर होते थे, तो वहां के फर्श बड़े ठंडे रहते थे और गर्मियों में बड़े गर्म रहते थे। सॉरी सर्दियों में बड़े गर्म रहते थे। तो ये उल्टा है, और मिट्टी का भी उल्टा है, पानी का भी उल्टा है। पानी आप देखोगे सर्दियों के अंदर भूजल जो आएगा ना, ग्राउंड वाटर, वो गर्म आएगा। तो बहुत बार जब ट्यूबवेल शुरू करके हम जो बोरवेल शुरू करके नहाते हैं ना सुबह सुबह सर्दियों में, बोले गर्म पानी आ रहा है, और गर्मियों में जब सुबह सुबह ऑन करेंगे ठंडा पानी आएगा। तो ये प्रकृति अपने आप कन्वर्ट करती है, हर चीज को प्रकृति अपने आप करती है। तो मृदा रंग आपने अलग अलग प्रकार के देखेंगे। मृदा रंगों में एक मृदा रंग सफेद रंग होता है, वो मिट्टी का रंग नहीं होता, वो मिट्टी की सतह पे बहुत बार लवण जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं? जिसको हम नमक बोलते हैं। जैसे आप यहाँ से जयपुर जाओ तो आपको सांबर जब आप क्रॉस करोगे तो आपको पूरी व्हाइट कलर की पट्टी दिखेगी, आपको कहीं मिट्टी का रंग दिखेगा नहीं, सफेद ही सफेद दिखेगी सांबर झील के आसपास, क्योंकि वो नमक बना रहे हैं। तो वो पानी वहां से ला रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं पानी को, तो नमक पीछे रह रहा है, तो नमक बनाने के लिए काम में ले रहे हैं। तो ऐसा नमक यदि मिट्टी की सतह पे जमा हो जाए तो रंग कैसा हो जाए? सफेद हो जाए। यदि मिट्टी रेतीली या बलुई है तो उसका रंग भूरा होता है। कैसा होता है? और यदि मिट्टी के अंदर मृतिका का मात्रा बहुत ज्यादा है तो काली हो जाती है। कैसी हो जाती है? कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो अभी काली हो जाएगी। मिट्टी में यदि आयरन ज्यादा है तो उसका रंग हो जाता है लाल, और यदि मिट्टी में आयरन है और पानी भी ज्यादा है तो उसका रंग पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो अलग अलग प्रकार के रंग है। रंग पता करने के लिए एक चार्ट हमें दिया था एक वैज्ञानिक ने, उसका नाम है मुनसेल कलर चार्ट। क्या नाम है? तो आपको कभी पूछ लिया जाए मृदा रंग ज्ञात करने का चार्ट का क्या नाम है? मृदा रंग किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है? मुनसेल रंग चार्ट। एक चार्ट है जो किसने दिया था? मुनसेल ने, जिसको बोलते हैं मुनसेल रंग चार्ट। कौन सा रंग चार्ट? मुनसेल। मुनसेल रंग चार्ट के अंदर 3 खंड है। कितने खंड है? एक है यू, एक है वैल्यू, और एक है क्रोमा। यू है, वैल्यू है और क्रोमा है। तो मैं जब यू की बात करूं, वैल्यू की बात करूं और क्रोमा की बात करूं, तीनों ही रंग बताते हैं। ये किसके अंदर है? किसके यूज आता है? मृदा रंग पता लगाने के लिए। यू का मतलब होता है कि कौन सा रंग है। क्या है? कौन सा रंग है। आप दोनों खड़े हो लास्ट में, दोनों आप दोनों, हाँ कुलदीप आप भी। इन दोनों ने क्या पहन रखा है? कौन से कलर का शर्ट पहन रखा है बताओ? ब्लू। लेकिन दोनों एक जैसे ब्लू है क्या? नहीं, ब्लू का कलर ही देख, तू सिर्फ ब्लू का कलर देख। तो एक का तो है नेवी ब्लू, थोड़ा डार्क ब्लू, और एक का है लाइट ब्लू। कैसा ब्लू है? लाइट ब्लू। तो ब्लू में भी 2 अलग अलग प्रकार है। अब मैं आपको कलर बताता हूं, नीचे बैठो। इसको डर लगा ना, पता नहीं सर क्या कहेंगे। ये दोनों ही कैसे हैं? पीले हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे थोड़ा लालपन लग रहा है। पीला है लेकिन ऑरेंज टाइप का है, और ये प्योर पीला है, येलो है। तो कलर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन सा प्रकार का कलर है ये कौन बताता है? यू। प्रभावी रंग को कौन बताता है? तो यू बताता है प्रभावी रंग को। किसको बताता है? प्रभावी रंग, किस प्रकार का रंग है ये कौन बताता है? कौन बताता है? यू। या फिर बताता है प्रभावी स्पेक्ट्रम। ये वर्ड याद रखना। कौन सा वर्ड? स्पेक्ट्रम। कौन सा वर्ड? स्पेक्ट्रम। प्रभावी रंग या प्रभावी स्पेक्ट्रम कौन बताता है? यू बताता है। सेकंड नंबर पे है वैल्यू। वैल्यू आपको समझना है। वैल्यू का मतलब होता है, यहां पे वैल्यू बताता है कि वो रंग कितना हल्का है या कितना गहरा है। तो रंग का हल्कापन व गहरापन कौन बताता है? कि भाई देखो, एक मैं बोलूं कि गुलाबी, हल्का गुलाबी, मैं बोलूं लाल, हल्का लाल, ऐसा, अरे गहरा लाल है, ऐसे बोले ना लाल। एक बोलते ना अपन कि भाई धोड़ो धट है, रात तो लाल, कालो कट। तो कट वर्ड है मतलब वो बहुत ज्यादा काला है, ठीक ठाक है, घणो कालो को नहीं, तो मतलब कम काला है। तो ये हम जब वर्ड बोलते हैं ना, जब पीछे कोई और हम लगाते हैं शब्द, तो उसका मतलब बहुत काला है। जैसे पीड़ो पट, भूरो भट्ट मतलब बहुत भूरा, और सिर्फ भूरा मतलब नॉर्मल भूरा, हल्का भूरा, कोई ज्यादा भूरा नहीं। तो आपको आपको याद रखना कि जिसके पीछे भी ये वर्ड लगते हैं वो बहुत हल्का गहरा है, और जिसके पीछे वर्ड नहीं लगते मतलब ठीक ठाक है। तो ये हल्कापन गहरापन कौन बताएगा? वैल्यू। काड़ो कट, ये कट कौन बता रहा है? वैल्यू। गहरापन कौन बता रहा है? हल्कापन कौन बता रहा है? वैल्यू। अब बहुत बार कलर मिक्स करते हैं ना तो तीसरा कलर बन जाता है। 2 कलर को मिक्स करो, तीसरा कलर। तो कलर शुद्ध है कि नहीं है, कोई और मिक्सर तो नहीं है, तो ये कौन बताएगा? तो रंग की शुद्धि के बारे में कौन बताएगा? रंग के हल्केपन गहरेपन के बारे में कौन बताएगा? और रंग के प्रभावी रंग के बारे में कौन बताएगा? यू बताएगा। आगे बात समझ में?
मिट्टी सफेद रंग की है तो याद रखना उसके लवणों की वजह से। किसकी वजह से? बलुई मिट्टी का रंग भूरा होता है। कैसा होता है? काली मिट्टी का रंग काला एक खनिज के कारण होता है जिसका नाम है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। अंडरलाइन करो, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। लिखा हुआ नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से रंग काला होता है काली मृदाओं का। तो काली मिट्टियों का रंग काला किसकी वजह से होता है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। अच्छा, कार्बनिक मृदाओं का रंग काला किसकी वजह से होता है? कार्बनिक पदार्थों की वजह से। लाल मिट्टियों का रंग लाल क्यों होता है? आयरन की वजह से, Fe2O3 की वजह से, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट की वजह से। और पीला रंग क्यों होता है? आयरन के हाइड्रोक्साइड की वजह से, जल में घुलनशील आयरन की वजह से। आगे बात समझ में? ये सब आपको याद रखना है। ओके, आगे बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रासायनिक गुणधर्म। तो ये तो कौन से गुणधर्म थे मिट्टी के? भौतिक। भौतिक में आप देखोगे तो मैंने शुरू में जो लिखा है उसमें से अभी तक अपन ने मृदा जल नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है? मृदा जल। तो अब पहले हम मृदा जल पढ़ेंगे जो आपके सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। नोट्स के सबसे लास्ट में जाइए आप। हाँ, अब लास्ट के अंदर आप देखिए, शुरू के 1-2 पेज इधर मोड़िए, यहाँ कहीं मृदा जल लिखा होगा। ये मृदा जल हम पहले पढ़ेंगे, तो सबसे लास्ट वाला पेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मृदा जल। क्या होता है भाई मृदा जल? मृदा में उपस्थित वायु मृदा वायु, और मृदा में उपस्थित जल क्या कहलाता है? मृदा जल कहलाता है। जल का सूत्र क्या है? H2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और इसकी संरचना होती है ऐसी, ऑक्सीजन, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, यहां होता है माइनस, यहां होते हैं प्लस और प्लस। ये होता है जल। जल होता है, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? तो H2O को हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल। मिट्टी के रंध्रों में पाए जाने वाला जो जल होता है उसी को हम मृदा जल कहते हैं। क्या कहते हैं? और किसी एक आदर्श मृदा में मृदा जल का आयतन 25% होता है। कितना होता है? और किस में पाए जाते हैं? रंध्रों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? रंध्रों में। चलो, अब हम बात करते हैं मृदा जल के वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं? ये मिट्टी में जो जितना टोटल जल पाया जाता है ना, वो टोटल पौधों को उपलब्ध नहीं होता। बहुत सारा ऐसा जल है जो पौधे को मिलता ही नहीं है। तो कुल जो मिट्टी में जल पाया जाता है उसको बोलते हैं हॉलार्ड। क्या बोलते हैं? हॉलार्ड। जल पाया जाता है जो कुल मिट्टी में, उसको बोलते हैं हॉलार्ड। क्या बोलते हैं? मृदा में पाए जाने वाला कुल जल क्या कहलाता है? हॉलार्ड। मिट्टी में पाए जाने वाला कुल, हॉल मतलब सभी, WHOLE, हॉल मतलब क्या होता है? सब। तो हॉलार्ड मतलब पूरा। तो कुल जल तो क्या कहलाता है? हॉलार्ड। एक होता है केशार्ड। क्या होता है? क्रेसार्ड होता है। क्रेसार्ड का मतलब होता है कि जो पौधे को उपलब्ध है। किसको उपलब्ध है? जो पानी, कुल पानी में से वो मात्रा जो पौधे को उपलब्ध है, केसार्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? और एक होता है इक्कार्ड। क्या होता है? इक्कार्ड का मतलब होता है जो पौधे को उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब इक्कार्ड और केसार्ड को जोड़ देंगे, हॉलार्ड बन जाएगा। हॉलार्ड मतलब केसार्ड प्लस इक्कार्ड। हॉलार्ड मतलब पूरा पानी, पौधे को उपलब्ध पानी, पौधे को अनुपलब्ध पानी, इक्कार्ड। आगे बात समझ में? तो हॉलार्ड और केसार्ड क्या होते हैं? हॉलार्ड मतलब संपूर्ण पानी, इकार्ड। ये तो आपको याद रखना, कभी पूछा जा सकता है हॉलार्ड का मतलब क्या है, केसार्ड का मतलब क्या है, इकार्ड का मतलब क्या है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि मृदा जल का जो हमने वर्गीकरण दिया उसमें मृदा जल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक जल होता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय जल। कैसा जल बोलते हैं? गुरुत्वीय। नाम पता लगना, गुरुत्वीय। गुरुत्वीय नाम सुना है पहले कभी? कब सुना? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। क्या होता है ग्रेविटेशनल? ये देखो, ये वाला क्यों आ रही नीचे? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आती है। तो मिट्टी में पानी डालेंगे, पानी क्या मिट्टी की सतह पर आते गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है क्या? नहीं, और भी नीचे जाता है। आप गड्ढा खोदोगे नीचे नहीं गिरोगे क्या? गिरोगे। तो क्योंकि इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण सतह पे नहीं है। किसी को लगता होगा ना कि पृथ्वी की सतह खींचती है, नहीं। तो ऐसा होता तो गड्ढे में नहीं जाते अपन। पृथ्वी की सतह से हटा दो मिट्टी, यहाँ तो नीचे जाएंगे, दिखाओ गड्ढे। अब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा क्या? जाऊंगा। तो जब जो सतह आती रहेगी नीचे जाते रहेंगे, तो ये गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के सेंटर में। जब तक आदमी सेंटर में नहीं पहुंचेगा गुरुत्वाकर्षण फील करेगा। तो पानी जब पौधे को देते हैं अपन मिट्टी में, तो मिट्टी में रन रहे तो पानी कहां जाएगा? नीचे। जब तक कोई रोकता नहीं नीचे चला जाएगा, कोई रोक दिया तो फिर जा नहीं पाएगा। तो ये जो नीचे चला जाता है पानी, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? तो मृदा जल का वह भाग जो गुरुत्वाकर्षण बल के साथ नीचे की ओर चला जाता है, गुरुत्वीय जल कहलाता है। कौन सा जल कहलाता है? अब जो चला गया वो पौधे को मिलेगा, तो ये पौधे को मिलता, इसको हम बहुत बार अतिरिक्त जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ जाएगा कौन सा? जो ज्यादा होगा वो, जो कम है वो जा नहीं पाएगा। दूसरे नंबर का जल होता है जो पौधे को मिलता है, जो सूक्ष्म रंध्रों में पाया जाता है। कौन से रंध्रों में पाया जाता है? और सूक्ष्म रंध्रों का दूसरा नाम क्या है? केशिकीय। देखो केशिकाएं लिखाई ना मैंने। सूक्ष्म रंध्रों का दूसरा नाम क्या है? तो केशिकाएं से बना केशीय जल। कौन सा जल? तो जो सूक्ष्म रंध्रों में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? और केशीय जल गुरुत्वाकर्षण के साथ जाता, बहता नहीं है। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। तुम्हारा मूड जो है ना आज सही नहीं लग रहा, क्या हो गया तुम्हें? इसने सही आंसर दिया इसलिए तुम उदास हो ना? जल रहे ना? चलो चलो कोई नहीं। मृदा जल पढ़ रहे थे और जल का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। पहले नंबर पे एक जल पढ़ रहे थे, गुरुत्वीय जल। कौन सा जल है? कौन सा जल है? गुरुत्वीय जल। अब आप समझिए, पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए। गुरुत्वीय जल क्या होता है? वह जल जो गुरुत्वाकर्षण के साथ चला जाता है। एक मिट्टी है, इस मिट्टी में अपने थोड़ा पानी देना शुरू किया, तो पानी थोड़ा कम है तो मिट्टी खुद बांध के रखेगी, बांध के रखेगी, मिट्टी पानी को जाने नहीं देगी। फिर थोड़ा और बढ़ेगा तो मिट्टी के अंदर पूरी की पूरी मिट्टी गीली हो गई। और पानी दिया तो पानी बहुत बहता है सतह पे। बह क्यों रहा है? बहता हमेशा किस ओर है? ढलान की ओर। ढलान की ओर कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। या नीचे की ओर जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय। तो वह जल जो मृदा में रुकता और किसके साथ चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के साथ। कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा। मिट्टी में रुकेगा तो उस जल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय। तो ये जल मृदा में रुकता नहीं है, मृदा में रुकता नहीं है। तो रुकता नहीं है तो कहां जाता है? किसके? मिट्टी के। तो ये मिट्टी से भी नीचे चला जाता है। कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल। अब जो रुकेगा नहीं वो पौधे को मिलेगा क्या?
तो पौधे को मिलता, ये पौधे को मिलता नहीं, तो ये पादप को अवेलेबल नहीं है, ये पादप को मिलता नहीं है। अच्छा, कभी आपसे पूछते थे कि ये कौन से रंध्रों से होते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो याद रखना ये बड़े वाले रंध्रों से। बड़े वाले रंध्र भी पानी को अंदर लेके जाएंगे, छोटे वाले रंध्र तो रोक लेंगे, छोटे वाले रंध्र जल धारण कर लेते हैं बड़े वाले रंध्रों में। तो ये रंध्र, ये जल थोड़े समय के लिए पड़ा रहेगा, कौन से रंध्रों में पड़ा रहेगा, बड़े रंध्रों में। ये कौन से रंध्रों में पड़ा रहता है, वृद्ध रंध्रों में या फिर बड़े रंध्रों में पड़ा रहता है। अच्छा, ये कौन से बार पे आता है, तो याद रखना ये 0 बार पे आता है। किस बार पे, यदि पूछ ले जल दबाव कितना है या मृदा जल दबाव कितना है तो कितना है, या मृदा जल तनाव कितना है तो मृदा जल तनाव कितना है, 0 बार। कितने बार पे, 0 बार। ये याद रखना है, मृदा जल तनाव, ये अंक में कुछ बताऊंगा आपको, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गुरुत्वीय जल कौन से तनाव पे आता है, 0। 0 माने इसको कोई तनाव, खूब पानी है तभी तो नीचे जा रहा है, तनाव होता है तो पानी रुकता, समझना, टेंशन से पानी रुकता है। एक आदमी बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, उसको कोई टेंशन, हजारों एम्प्लॉयमेंट रखेगा, हजारों प्रकार के आपके आदमी रखेगा, पैसे देगा खूब, और खुद के पास ही नहीं है तो रात दिन क्या रहेगा, किसी को देगा। तो मिट्टी में पानी जब ज्यादा होता है, टेंशन जब 0 होता है, तनाव जब 0 होता है, पानी खूब होता है, पानी बहता है, उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय। अब बहुत बह गया तो पानी कम पड़ेगा, तो धीरे धीरे टेंशन बढ़ेगा, पानी जैसे कम होगा टेंशन बढ़ेगा। तो ये तो हो गया गुरुत्वीय। गुरुत्वीय के बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा जल आता है, केसीय। केसीय जल किसमें रहता है, शुष्क रंध्रों में रहता है। क्या बात है, कैपिलरी वाटर बोलते हैं इसको। कौन सा वाटर बोलते हैं, कैपिलरी। किसमें रहता है, सूक्ष्म रंध्रों में रहता है। और सूक्ष्म रंध्र पानी को बहने, तो ये पानी बहता मिट्टी में धारित रहता है, मिट्टी में बना रहता है, मिट्टी से जाता, और जो बना रहेगा उसको कौन ले लेंगे, पौधे। तो ये पौधों को उपलब्ध भी होता है, पौधों को। क्या कुल केसीय जल पौधों को उपलब्ध होता है क्या, नहीं। याद रखना केसीय जल होता है 0 से लगाकर 31 बार तक। कितने बार तक, 0 से लगाकर 31 मृदा जल तनाव पे रहता है। किस पे रहता है, मृदा जल तनाव पे। तो कितना है मृदा जल तनाव, 0 से 31 बार, 0 बार से लगाकर 31, या फिर आपको 0 नहीं याद रहे तो याद रखना है -1/3 बार, या फिर 1/3 बार। 1/3 से लगाकर 31 बार तक कौन सा जल रहता है, केसीय जल। कौन सा जल रहता है, केसीय। अब इस केसीय जल में क्या है, कुल केसीय जल पौधों को मिलता नहीं है। ये कौन से रंध्रों में रहता है, सूक्ष्म रंध्रों में। कौन से रंध्रों में, सूक्ष्म। याद रखना कि कुल केसीय जल पौधों को मिलता नहीं, तो केसीय जल का एक भाग ही मिलता है, पादप को उपलब्ध नहीं होता। तो केसीय जल का जो भाग पौधों को उपलब्ध होता है, उपलब्ध नहीं होता। तो जो जल उपलब्ध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ। जो पौधे को मिलता है उस जल को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उपलब्ध या प्राप्ति जल बोलते हैं। जो पौधे को पानी मिलता है उस जल को बोलते हैं उपलब्ध जल। एक आपको याद रखना, उपलब्ध जल क्या होता है। तो याद रखना वह जल जो पौधे को उपलब्ध होता है, और ये कहां से कहां तक होता है, 1/3 बार से लगाकर सिर्फ 15 बार तक। तो 16 से 31 बार तक उपलब्ध नहीं है। कहां तक है, 1/3 से 15 बार उपलब्ध। कहां से कहां तक है, 1/3 से 15, 16 से 31 वाला उपलब्ध नहीं है। तो जो उपलब्ध है उसको बोलते हैं उपलब्ध जल। कौन सा जल, और तीसरे नंबर का है आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा जल है, आर्द्रता ग्राही। नाम से पता चल रहा है, ऐसा जल जो आर्द्रता के रूप में मिट्टी ने ग्रहण करके रखा है। ये जल वो होता है जो मिट्टी के कणों के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, जो कणों के ऊपर है, और बहुत स्ट्रांग। ये कौन से बल से जुड़ा होता है, याद रखना, आसंजन बल के द्वारा। कौन के बल के द्वारा, कितने टाइप के बल होते हैं, 2। एक होता है आसंजन, एक होता है ससंजन। आसंजन तो क्या होता है, असमान कणों के मध्य, और ससंजन समान कणों के मध्य। तो असंजन बल का मतलब है असमान। तो असमान मतलब मिट्टी और पानी के बीच में जो बंध है वो कौन सा बंध है, और आसंजन बल के द्वारा कौन सा जुड़ा रहता है, आर्द्रता। आर्द्रता ग्राही जल इतना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है कि पौधे उसको ले, तो ये भी पौधों को उपलब्ध नहीं होता। तो कौन सा होता है, सिर्फ केसीय में भी कौन सा, उपलब्ध जल। इसको बोलते हैं सुलभ जल। कौन सा जल, सुलभ, उपलब्ध, सुलभ या अवेलेबल वाटर, बाकी कोई सा उपलब्ध। अच्छा, अब हम कुछ गुणांक पढ़ते हैं। एक आपका आता है अधिकतम जल धारण क्षमता, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या होता है ये बताओ, अधिकतम जल धारण क्षमता क्या होती है, बता सकता है कोई। अधिक से अधिक कितना पानी मिट्टी के अंदर जा सकता है। एक मिट्टी के अंदर पानी डालो, कहां तक जा सकता है। आपने सूखी मिट्टी ली एक बोतल में, पानी डाला तो पानी अंदर जाती बाहर आने लग जाएगा क्या, नहीं, तो नीचे जाएगा। कल बोतल में मिट्टी डाल के पानी देगा, गिलास में मिट्टी डालना, उसके ऊपर पानी डालना, पानी से फैलता नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे दिखेगा आपको। कब तक दिखेगा कि पूरी मिट्टी गीली, एक बार पूरी मिट्टी गीली हो जाएगी फिर पानी ऊपर आएगा सतह पे, फिर सतह से ऊपर आते ही बाहर गिरने लग जाएगा। धीरे धीरे मिट्टी गीली होती है। कितनी मिट्टी की गीली होने के लिए कितने अधिकतम पानी की आवश्यकता है, उसको हम बोलते हैं अधिकतम जल धारण क्षमता। ये किसके बराबर होगी, कितना पानी जा सकता है अधिकतम, मृदा के किस गुण पर निर्भर करेगा। पानी जाता कहां है, रंध्रों में। तो यदि किसी मिट्टी में रंध्र ज्यादा तो पानी ज्यादा जाएगा, और मिट्टी में रंध्र कम जाएगा। तो मिट्टी की अधिकतम जो आपकी जल धारण क्षमता होती है उसकी रंध्रावकाश के ऊपर निर्भर करती है। जिन मृदाओं का रंध्रावकाश अधिक होता है उनकी अधिकतम जल धारण क्षमता भी अधिक होती है, और जिनका रंध्रावकाश कम होता है उनकी अधिकतम जल धारण क्षमता भी कम होती है। आगे बात समझे। और जब पानी के अंदर अधिकतम जल दे दिया है उस समय इसका जो बार होगा वो कितना हो जाएगा, 0। अब इसमें कोई कमी, सारी कमी अपने क्या कर दी है, पूरी कर दी। अधिकतम जल धारण क्षमता क्या है कि जब पानी हम मिट्टी में फुल दे दे, कि उससे ज्यादा पानी दे उसके ऊपर बहने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिकतम जल धारण क्षमता। अधिकतम जल धारण क्षमता। अब एक मिट्टी को हमने पूरा गीला कर दिया, क्या कर दिया, पूरा गीला कर दिया, मिट्टी के ऊपर पानी आ गया। अब ऐसी मिट्टी को हमने छोड़ दिया तो क्या होगा बताओ, पानी कहां जाएगा, कौन सा पानी नीचे जाएगा,
गुरुत्वीय जल। क्या बात है, गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय जल नीचे जाएगा। क्या गुरुत्वीय जल नीचे जाने के बाद भी पानी नीचे जाएगा? रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा, रुक जाएगा ना। कौन सा जल सिर्फ नीचे जाएगा? गुरुत्वीय जल, बाकी पूरा जल नीचे नहीं जाएगा। तो गुरुत्वीय जल किस बल के कारण गया नीचे? और फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या खत्म हो गया क्या बाद में? तो फिर पानी जा क्यों नहीं रहा? अरे क्यों नहीं जा रहा? अरे सूक्ष्म रंध्रों ने पकड़ के रखा है, इसलिए नहीं जा रहा। इस पकड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। क्या बोलते हैं? अरे भैया पानी यहां से थोड़ा सा नीचे चला गया, फिर भी पानी पड़ा है अंदर, वो क्यों नहीं जा रहा नीचे? मिट्टी ने बांध के रखा है, और मिट्टी जिसके कारण बांध के रखती है उस बंध को बोलते हैं क्षेत्र क्षमता। याद रखना, क्षेत्र क्षमता क्या होती है? मृदा की वह क्षमता जो जल को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपने अंदर रोक के रखती है। पढ़ो लाइन क्या लिखी हुई, देखो क्या कहलाती है। बस ये समझना है, कुछ ऐसा क्षमता है मिट्टी की जो गुरुत्वीय जल के विरुद्ध अपने अंदर पानी को रोक के रखती है, उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता आती है 1/3 बार पर। कितने बार पर आती है? रट लो क्षेत्र क्षमता कितने बार पे? 1/3 को और क्या याद रखोगे? 0.33 बार। 0.33 बार पे कौन सी क्षमता आती है? क्षेत्र क्षमता। रट लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। क्षेत्र क्षमता कौन से बार पे आती है? कितने दिनों बाद आती है? मिट्टी में फुल इरिगेशन देने के कितने दिनों बाद आती है? 2 से 3 दिन। 2 से 48 से 72 घंटे बाद, 2 से 3 दिन बाद ये क्षमता आती है। मतलब 2 से 3 दिन तक तो पानी कहां जाता रहेगा? नीचे। और 2 से 3 दिन बाद पानी नीचे जाना रुक जाएगा। किसके कारण? फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी। कितने बार पे आती है? अच्छा, अभी माइनस प्लस का क्या होता है? जब आपसे पूछे मृदा जल तनाव, मृदा जल तनाव ये शब्द लिखा हो तो हमेशा आएगा प्लस में। किसमें आएगा? प्लस में। सेम वही अंक यदि लिखा हो मृदा जल दाब या मृदा जल विभव, तो याद रखना ये आंसर किसमें आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो प्लस और माइनस सेम अंक, इसको प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी, यदि दोनों अलग अलग है। मृदा जल विभव किसमें होगा हमेशा? और मृदा जल तनाव किसमें होगा? तो लिख लो कहीं ऊपर, हमेशा मृदा जल विभव जो होता है वो तो होता है माइनस में, लिखा हुआ है। तो यार हर चीज लिखिए, बच्चा बहुत टैलेंटेड है। तो मृदा जल तनाव हमेशा किसमें होता है? प्लस में। और मृदा जल विभव हमेशा किसमें होता है? माइनस। तो माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड, थर्ड नंबर पे आता है स्थायी मलानी बिंदु। क्या आता है? क्या होता है स्थायी मलानी बिंदु? भाई पानी की वह मात्रा जहां पौधे जल उपलब्ध होना बंद हो जाए, पौधों पानी ले, जहां पौधे को पानी मिलना बंद हो जाए और पौधे मुरझाने लगे, उसको क्या बोलते हैं? और ये आती है किस बार पर? 15 बार पर। किस बार पर? हाँ माइनस, फिर वापस वही बात, माइनस होगा तब वो क्या होगा? विभव, और प्लस होगा तब वो क्या होगा? तनाव। तो मैं जब 15 बोल रहा हूं तो मैं तनाव बोल रहा हूं, तुम माइनस बोल रहे हो तो तुम क्या बोलोगे? विभव बोलोगे। आगे बात समझ में? तो माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं है। तो कितने बार पे आती है? 15 बार पे। कितने बार पे आती है? क्या? यहाँ पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं, पौधे सूखने लगते हैं, पौधे अब जिंदा नहीं रहेंगे, पौधे मुरझाने लगते हैं। पौधे मुरझाएंगे क्यों? क्योंकि उनको पानी नहीं मिलेगा। अब मैं यदि बोलूं कि उपलब्ध जल कहां से कहां तक होता है? 1/3 को क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। और 15 बार को क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है। तो अब मैं बोलूं उपलब्ध जल कहां से कहां तक है? बस क्षेत्र क्षमता से, क्षेत्र क्षमता को बोलते हैं 1/3 बार, मलानी बिंदु को बोलते हैं 15 बार। तो 1/3 से 15 के बीच वाला जल कौन सा? उपलब्ध जल। सबसे अधिक कहां मिलेगा? क्षेत्र क्षमता पर। सबसे कम कहां मिलेगा? तो क्षेत्र क्षमता पर 100% जल उपलब्ध रहता है। क्षेत्र क्षमता पर कितना जल? देखो क्षेत्र क्षमता समझिए, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। क्षेत्र क्षमता कितने बार पे आती है? 1/3 बार पे। फिर बढ़ते बढ़ते क्या आता है? स्थायी मलानी बिंदु। स्थायी मलानी बिंदु कितने बार पर? 15 बार पे। यहां पानी कितना है? मिलता ही नहीं, यहां पानी मिलना शुरू होता है। तो यहां तो 100% वाटर मिलता है और यहां 0% वाटर मिलता है। इसके बीच का सब जल कौन सा जल कहलाता है? उपलब्ध जल। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन भी कर रखा है देखो, उपलब्ध जल होता है, ऑप्शन 5 नंबर का लगा रखा है। अरे वहीं कॉर्नर में देख, कुलदीप को बताओ, कुलदीप को क्वेश्चन नहीं मिला इसको? हाँ पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हाँ पहला ऑप्शन क्या है? हाँ दूसरा क्या है? हाँ तीसरा ऑप्शन क्या है? और 4 नंबर क्या है? अब मुझे आंसर क्या जाएगा इसका? 2 बच्चा, 2 वाला 1/3 से 15 बार है और 4 वाला है क्षेत्र क्षमता से स्थायी मलानी बिंदु। बस स्थायी मलानी बिंदु जो होता है उसका एक सूचक पौधा भी है, वो है सूरजमुखी। क्या है? सूरजमुखी पता लगाती है कि कब स्थायी मलानी बिंदु आएगा। तो वो कौन सा पौधा है? सूरजमुखी। एक होता है अंतिम मुरझान बिंदु, एक होता है आर्द्रताग्राही गुणांक। क्या होता है? आर्द्रताग्राही गुणांक। जहां से आर्द्रताग्राही जल शुरू होता है, तो याद रखना कहां से शुरू होता है? -31 या 31 बार से। तो याद रखना आर्द्रताग्राही गुणांक कब आता है? -31। अब मैं बोलूं केसीय जल कहां से कहां तक होता है? -1/3 से -31 बार, 1/3 से 31 बार। 1/3 को क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। और 31 को क्या बोलते हैं? 31। अरे 31 को क्या बोलते हैं? आपके सामने लिखा हुआ है आर्द्रताग्राही। तो केसीय जल कहां से कहां तक है? हाँ समझे? तो केसीय जल कहां से कहां तक है? समझे ही नहीं रहे मेरी बात। केसीय जल, मैं किन पागलों को पढ़ा रहा हूं यार। 31 बार ये केसीय जल होता है। इसको क्या बोलते हैं?
क्षेत्र क्षमता। इसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता ग्राही गुणांक। तो केसी जल कहां से कहां तक है? इतने मूर्ख हो तुम, इतने, कितनी सिंपल सी बात है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक है अंतिम मुरझान बिंदु। कौन सा है? वहां पौधे मुरझाएंगे नहीं, पौधे मर जाएंगे। मुरझाना अलग है, मर जाना अलग है। मुरझाना मर जाना दोनों अलग अलग शब्द है। यहाँ पौधे मर जाएंगे। अंतिम मुरझान बिंदु कि भाई लास्ट बार मुरझाया। दीपक बुझने से पहले फटफड़ाता है, ये इतना सा इतना टिम टिम कर रहा है, बस अब जाने ही वाले। बुला दो रिश्तेदारों को अब। हाँ, कहते ना कि भाई आप तो घर ले जाओ, सेवा करो, हमारे बस की बात। वो वाली कंडीशन है अंतिम मुरझान बिंदु। ये आता है 60 बार पे। कितने बार पे? या फिर -60 बार पे। आगे बात समझ में? 60 बार या -60 बार पे अंतिम मुरझान। मिला क्वेश्चन के ऊपर? मिल गया? हाँ सर, ऑफलाइन कल क्या करे? भवानी सर ने चार्ट बनाकर समझाया था, मैं भी अभी चार्ट बनाता हूँ। भवानी सर ने समझा रखा, ये आ नहीं रहा है तो मेरे भवानी सर की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो तुम। क्यों रहा? नहीं समझा गया तुम्हें? आपको नहीं पड़ेगा, कोई बात। चलो वापस शुरू करते हैं। ये देखो, यहां से शुरू करते हैं। ये है 0 बार। कितना बार है? ये है 1/3 बार। ये है 15 बार। ये है 31 बार। ये है 60 बार। यहां 80 क्या होता है? 1000 बार और 10,000 बार। 80 बार, 100 बार, 150 बार है। मन पड़े वही जगीरा बोल रहा है। 0 बार, 0 हमें बुरा मान गया, सॉरी। 0 बार, 0 बार पे होता है अधिकतम जल धारण क्षमता। अधिकतम जल धारण क्षमता। इसको और बोलते हैं मृदा संतृप्ति। क्या बोलते हैं? मृदा संतृप्ति। मृदा कब आती है? 0 बार। 1/3 बार पे क्या आता है? क्षेत्र क्षमता। कौन सा आती है? क्षेत्र क्षमता। इन दोनों के बीच वाला ये जल क्या कहलाता है? अरे ये दोनों, ये कहलाता है गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय जल। अच्छा, 1/3 के बाद आता है 15 बार। 15 बार को क्या बोलते हैं? ये है स्थायी मलानी या स्थायी मुरझान बिंदु। अच्छा, कितने पे आता है? 15। यहां से लगाकर यहां तक का ये जल क्या कहलाता है? उपलब्ध जल। कौन सा जल? उपलब्ध। 1/3 बार को आर्द्रताग्राही गुणांक, आर्द्रताग्राही गुणांक कहते हैं। अच्छा, 1/3 से 31 बार के ये वाला जल यहां से लगाकर यहां तक, ये जल है केशीय जल। कौन सा जल? 60 पे क्या आएगा? अंतिम मुरझान बिंदु। 1000 बार पे आती है हवा द्वारा शुष्क मृदा। किसके द्वारा? हवा द्वारा शुष्क मृदा। कितने बार पे? और 10,000 बार पे आती है ओवन द्वारा। किसके द्वारा? ओवन द्वारा। ओवन जानते हैं? गर्म करने वाली मशीन। तो जब मिट्टी को गर्म करेंगे तो पानी उड़ेगा, और पानी पूरा उड़ गया तो पानी कितने बार पे आ जाता है? 10,000। तालियां बज गई। तुम्हारी लिखा बजेगी। ऐसा बना हुआ है कहीं अपने कॉपी में? बना हुआ है? इसमें नहीं है? बना लो लास्ट में सबसे। और 10,000 बार पे। अच्छा, 31 बार के बाद में जितनी भी मिट्टी जल है उसको बोलते हैं आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा जल? 31 बार के बाद में जो जल आता है उसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता ग्राही जल। पीएफ। पीएफ का कॉन्सेप्ट दिया था शूफील्ड ने। किसने दिया? शूफील्ड। शूफील्ड क्या होता है? ये क्या होता है? एक लघु गुणक है। क्या है? लघु गुणक मतलब छोटा रूप है किसका? बार का, दाब का। तो जल की ऊंचाई का एक छोटा रूप है। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। पीएफ होता क्या है ये याद नहीं रखना है। पीएफ दिया किसने? शूफील्ड। कुछ पीएफ याद रखने, जैसे मैं बोल दूं कि यदि अधिकतम मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वहां पे कितना आता है? तो याद रखना मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे आता है 0। फील्ड कैपेसिटी पे कितना होता है? 2.5। फील्ड कैपेसिटी पे कितना लगा? 5.3। ओके, पीडब्ल्यूपी पे कितना होता है? 4.18। अच्छा, आपको याद रखना है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट पे कितना होता है? 4.5। अच्छा, एयर द्वारा जो हवा द्वारा शुष्क मृदा है उसमें 6, और ओवन द्वारा शुष्क मृदा है 7, और ओवन द्वारा शुष्क। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएफ का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से 7 पीएफ। अच्छा, पीएच का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से 14। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। पीएफ होता है 0 से 7 और पीएच होता है 0 से 14। है थोड़ी जगह तो लिखिए मृदा जल का मापन। मृदा जल का मापन, ये रहने दो, अभी कुछ नहीं पढ़ना, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। मृदा जल का मापन, ये मृदा जल में नहीं है, तो पैडोनोटो लिख रखा है, वो अलग टॉपिक है। मृदा जल का मापन। एक है भारात्मक विधि। कौन सी विधि है? भारात्मक विधि। भारात्मक विधि में क्या करते हैं? एक फॉर्मूला यूज करते हैं, गीली मृदा का भार माइनस सूखी मृदा का भार
बट्टा सूखी, ये लिखवा रखा है, मृदा का भार इनटू, ये विधि है भारात्मक विधि। एक है मृदा तनाव मापी, मृदा तनाव मापी, टेंसियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेंसियोमीटर। किसका मापन करती है? मृदा जल तनाव का मापन करती है, मृदा जल तनाव का मापन करती है। इसका दूसरा नाम क्या है? ईरोमीटर। कौन सा मीटर? ईरोमीटर। पहला नाम है टेंसियोमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। दूसरा नाम क्या है? ईरोमीटर। कौन सा मीटर? ईरोमीटर। ये कहां तक काम करती है? तो याद रखना 0.85 बार दाब। तो कहां तक तनाव मापती है? 0.85। एक बार माप, दो बार नहीं, याद रखना इस्तेमाल बिंदु से पता नहीं चलेगा। कहां तक चलेगा? 0.85 बार तक। जब पॉइंट के बाद हो तो अकेले अकेले बोलना होता दोनों को। तो क्या बोलोगे? 0.85। 85 नहीं बोलना, गलत होता है, पता है तुम्हें? पॉइंट के बाद वाले अंक को साथ में नहीं, पॉइंट से पहले वाले को सब में साथ में बोलना। 85, 95, 1000, 1010, 1010.85 नहीं, 1010.85, अलग अलग अंक बोलना है। ओके। एक विधि है जिसको बोलते हैं जिप्सम ब्लॉक विधि। लिखा तो आपको सब रखा है, लेकिन आप भूल जाते हैं। भवानी बॉस ने सब लिखा होगा। अरे गलती हो गई, तुझसे भी तो हुई थी अभी। हैं? क्यों बच्चे को जज कर रहा है? उसने बोला पढ़ा रखा है, इतना इंटेलिजेंट है, बोले नहीं पढ़ा रखा है। एक है जिप्सम ब्लॉक विधि। कौन सी विधि है? एक है 4 नंबर पे न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि। प्रकीर्णन विधि, ये सब किसकी विधि है बताओ? मृदा जल मापने की। लिखा रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा रखा है तो लिख लीजिए। लिखा रखा है, लिख लीजिए। हाँ देखो, ये जिया बानो और जगदीश चौधरी दोनों बोल रहे हैं, सर करवा रखा है सर ने। हाँ हाँ, ये सर भी बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? कब है? मृदा पीएच। मृदा पीएच। पीएच शब्द किसने दिया भाई? वेरी गुड। पीएच शब्द दिया सोरेनसन ने। किसने दिया? सोरेनसन ने। कब दिया? 1909। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच, पी का मतलब होता है पुषांश या पावर या प्रोटेन्स, प्रोटेन्स, या फिर इसको बोलते हैं पावर, या बोलते हैं शक्ति। ये सब एक ही अर्थ है। और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन? तो किसी भी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। किसी भी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति क्या कहलाती है? ये जो जगदीश चौधरी अपने साथ है, वो मेरे गांव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर बाड़मेर के अंदर, और अभी बालोतरा के अंदर एक गांव आता है बलऊ जाटी, बलऊ गांव है नाम। क्या नाम? बलऊ। ये बलऊ से हैं। इनके गांव के आसपास बहुत इनको जाटी भाडू भी बोलते हैं। बलऊ जाटी। अभी बच्चा बोला तो उसकी, ये देख, सॉरी बोल है, या फिर शक्ति। एस का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। लिख लिया? लिखा हुआ है ना? तो ये क्यों इस कोर्स में, यहाँ से कोर्स किया था, अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं सुपरवाइजर की। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं क्रेश कोर्स में, कहीं लॉन्ग ईयर में, कोई गांव के हैं, और अब तुम भी पहचान के हो गए। तो कभी कोटा का 12 का जिक्र होगा तो 12 का जिक्र होते मैं बोलूंगा अजीत जी हमारे वहाँ के एक बहुत नॉन है, आप बहुत जानते हैं, जिनको हम प्यार से किसी और नाम से भी संबोधित करते हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं है। नहीं, ऋणात्मक लघु गुणक। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा, कॉलेज में मिल गया? कौन सा कॉलेज मिला है? बहुत बढ़िया। आपको याद रखना है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, इसको हम बोलते हैं पीएच। याद करने में बड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस, नेगेटिव, लघु गुणक को बोलते हैं लॉग। क्या बोलते हैं? लॉग, LOG, लॉगरिथम, लॉग। ये क्या होता है? गणित ने बड़े अंकों को छोटा करने का एक बहुत अच्छा सा फंडा दिया है। बड़े अंकों को छोटा करने का, जैसे मैं बोलूं कि 10 को छोटा करना है तो देखिए सर, माइनस कर लो 1, 9 हो जाएगा, माइनस कर लो 2, 8 हो जाएगा, माइनस कर लो 3, 7 हो जाएगा। इससे कोई फर्क पड़ना नहीं। एक अंक है, देखो अब ये अंक है, मैं बोलूं इस अंक को छोटा करके लिखना है ताकि मुझे समझ में आ जाए आसानी से, तो कितना माइनस करोगे तो भी छोटा नहीं होगा। अब मैं इसको यदि लिख लूं 10 लिख लूं, सिर्फ 10, तो आप कैसे समझाओगे? कुछ भी नहीं है सर, एक के पीछे 10 जीरो मतलब 10। अब एक अंक लिखा हुआ है ये, और इसको मैं लिख लूं 5, एक अंक लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लूं 3, एक अंक लिखा हुआ है और इसको मैं लिख लूं 6। तो मुझे बताओ इस अंक को याद करना आसान है? 6 को छोटा वाला अंक, इसको हम बोलते हैं लघु गुणक। बड़े बड़े अंकों को छोटा करके लिखना, बड़ा मतलब दीर्घ, छोटा मतलब लघु। लघु और किसमें? गुणे में करना है काम, बहुत ज्यादा गुणा में काम कर लिया तो उसको हम बोलते हैं लघु गुणक। क्या बोलते हैं? अच्छा, कैसे करेंगे सर? आपने कैसे कर लिया? तो जो भी 10 की घात होती है वही उसका मान होता है। 10 की घात 6 को तो ऐसे लिखते हैं, 10 की घात 3 को तो ऐसे लिखते हैं, 10 की घात 5 को तो ऐसे लिखते हैं, 10 की घात 10 को तो ऐसे लिखते हैं। तो 10 की जो घात है वही अंक है, 10 की जो घात है वही अंक है, 10 की घात वही अंक है। तो हमेशा इसको घातांक के अंक के रूप में लिखे जाते हैं। घातांक का जो अंक है, 10 की घात का जो भी अंक है उसी को बोलते हैं लघु गुणक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो 10 की जो घातांक होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? लघु गुणक बोलते हैं। अब आपको समझना है, 10 की घात 0
इसका मान होता है 1 और पीएफ आपका लॉग हो जाएगा 0। 10 की घात 1 मान होता है 10 और इसका मान कितना हो जाएगा? 10 की घात 2 इसको बोलते हैं 100, इसका मान कितना हो जाएगा? 10 की घात 3 इसका मान होता है 1000 और आंसर कितना हो जाएगा? 10 की घात 4 मतलब 10,000, इसका मान हो जाएगा 4। अब मैं बोलूं 10 की घात -1 तो इसका मतलब होता है 0.1 और इसका मतलब हो जाएगा माइनस 10 की घात -2 का मान कितना हो जाएगा? 0.001 और -2 तो वही में -2 मतलब 10 की घात -2, 10 की घात -1 मतलब -1, 10 की घात 0 मतलब 0, 10 की घात 1 मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 10, 10 की घात 100, 10 की घात 1000, 10 की घात -1000। समझ आ गया? तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है, इसी को बोलते हैं लॉग। अब फॉर्मूला क्या बनता है इसका देखो, पीएच का फॉर्मूला बनता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब मैं बोलूं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है 10 की घात -7, कितनी है? 10 की घात -7 तो क्या हुआ? माइनस लॉग 10 की घात -7 और लॉग 10 की घात -7 का मतलब कितना होता है? -7 और बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस माइनस क्या हो गया? पीएच कितना आ गया? अब मुझे बताओ, एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -3 तो पीएच कितना आएगा? 3। -3 का मान होगा -3, बाहर माइनस लगा दो, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब मुझे बताओ 0.001 ये है सांद्रता हाइड्रोजन आयन की। अब मान बताओ कितना होगा? आइडिया बता करके देख, तुक्के मार रहा है। हाँ इसने बता दिया बच्चे ने, 3 है। अरे भैया देखो, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 2 3, नीचे कितना बचेगा? 1000, ये बन गया 1/1000। 1/1000 को 1/10 की घात 3 लिख सकते हैं। 10 की घात 3 ऊपर आएगी, 10 की घात क्या बन जाएगी? -3। तो गणित का खेल है। किसका खेल है? गणित, जो हम पढ़ेंगे मंडे को, क्योंकि कल है संडे और मैं नहीं चाहता कि गणित की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो। एंजॉय करना, दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया बेटा।